नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, प्री हो या मेंस हो, सब में पूछा जाता है। ठीक है, प्री हो या मेंस सब में क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे लेवल का पूछा जाता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक में आसान भी क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी आते हैं, तो हम आसान से लेकर कठिन तक क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास में पहली बार आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, और इसे संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसकी विस्तृत व्याख्या और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम जो भी आर्टिकल हैं उनको विस्तृत व्याख्या करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के जो कुछ निर्णय आए हैं मौलिक अधिकार के संबंधित, उसको भी इसमें शामिल मैं किया हूँ। तो क्लास में आप बने रहिएगा। अगर क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा तो आप जरूर ही निश्चित ही कुछ सीख कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले मौलिक अधिकार का परिचय जान लेते हैं। मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है? तो मौलिक अधिकार का स्रोत ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है हमारा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किस अमेरिका। अगर यह क्वेश्चन बनता है कि पहला कौन सा देश है जहां पर संविधान लिखा गया, तो भी अमेरिका ही आता है। ठीक है, और भारतीय मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। ठीक है, यह न्याय योग प्रकृति का है, मतलब इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? तथ्य। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कितने प्रकार किया गया है? वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। ठीक है, लेकिन ये मूलतः 7 प्रकार के थे। एक संपत्ति का भी अधिकार था, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है, आज आता नहीं, आ चुका है, कई बार आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। तब एक मौलिक अधिकार को हम देखेंगे। पहले तो हम एक बार देख लेते हैं 6 मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने हैं, मतलब कितने आर्टिकल के अंदर इनको समाहित किया गया है। तो उसके बाद हम अलग अलग देखेंगे। पहला हमारा समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। पहला कौन सा है? समता का अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक है, और दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आर्टिकल 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक इसका उल्लेख किया गया है। और तीसरा क्या हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक इसका उल्लेख किया गया है। हम सभी को अलग अलग आर्टिकल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार हम सबको एक साथ देख लेते हैं। तो आप निश्चिंत आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगभग सभी मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आगे 5वां देखते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक इसका उल्लेख है। फिर 6वां मौलिक अधिकार को देखते हैं, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर एक एक मौलिक अधिकार को भी हम देखेंगे क्या है कैसे है। तो शुरू करते हैं पहले
आर्टिकल से अनुच्छेद 12 हमारा मौलिक अधिकार में पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 12। इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य में कौन कौन से शामिल किया जाता है, भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, ये भी शामिल किया जाता है। फिर देखते हैं वैधानिक एवं गैर वैधानिक संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे LIC, ONGC, गिल। तो राज्य में हमारे भारत सरकार शामिल होती है, संसद भी शामिल होती है, राज्य सरकार भी शामिल होती है और विधानमंडल भी, स्थानीय सरकार भी, जिसे वो नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब सभी शामिल होती हैं। साथ साथ हमारी जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जैसे ONGC हो गई, महारत्न हो गई, नवरत्न कंपनियां भी राज्य में शामिल होती हैं। लेकिन कोई निजी, अगर कोई कंपनी है किसी व्यक्ति की, निजी कोई संस्था है, तो वह राज्य में शामिल नहीं होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य में संसद, सरकार, राज्य सरकारें, विधानमंडल, नगर पालिका, नगर पंचायत, यानी स्थानीय सरकार और वैधानिक संस्थाएं, जो हमारी लिमिटेड गवर्नमेंट और सरकार, गवर्नमेंट और निजी संस्थाओं की मिलाकर बनाई गई हैं, वो भी शामिल होती हैं। लेकिन अगर कोई संस्था निजी है तो वह शामिल नहीं होती है। अनुच्छेद 13 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों के असंगत विधियां। ठीक है, इसमें क्या है, मूल अधिकार का उल्लंघन पर कानून शून्य होगा। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 13 में कि कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पूर्व का है, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई कानून है, ठीक है, वह मौलिक अधिकार का हनन करता है। अगर कोई अधिकार है तो वह उस पर मौलिक अधिकार प्रभावी होगा, मतलब मौलिक अधिकार उससे उच्च लेवल का होगा। मौलिक अधिकार यानी लागू होगा और वह विधि शून्य हो जाएगी। जैसे में इसको देख लेते हैं, जैसे हमारे संविधान लागू होने से पहले बाल विवाह होता था, ठीक है, सती प्रथा, ये सब जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं, तो मौलिक अधिकार इस पर लागू होंगे, मतलब प्रभावी होंगे। ये सब विधियां जो संविधान लागू होने से पूर्व की हैं, ये शून्य हो जाएंगी। इसकी संबंधित एक केशवानंद भारती केस है 1973 में, 24 अप्रैल 1973 को आया था। ये संसद संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या है, समता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें हमारे दो पार्ट है, एक विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधियों को समझ समानता है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और यह एक नकारात्मक अवधारणा है। किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होंगे, कानून की समझ सभी समान होंगे। मतलब यह कि इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सभी व्यक्ति समान होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब अलग से सुविधाएं दी जाएंगी। अगर कोई समान पद पे है तो उसे समान ही रखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, विधियों का समान संरक्षण। यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यह एक सकारात्मक अवधारणा है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार एवं तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। विधियों की समझ समान संरक्षण एक अमेरिका से लिया गया है, विधि की समझ समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखें, एक क्वेश्चन आता है, विधि की समझ समानता कहाँ से लिया गया है। दो स्टेटमेंट बनाकर दे दिया, उलट कर दे दिया कि विधि की समझ समानता अमेरिका से लिया गया है, तो विधि की समझ समान संरक्षण ब्रिटेन से, तो यह गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, विधि की समझ समानता है जो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों की समान संरक्षण है वह अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 15 है भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक है, आर्टिकल 15 में बताया गया है भेदभाव को मना करने का बताया गया। इसमें आर्टिकल 15 1 2 3 4 5 6 तक करके वर्गीकरण किया गया है, तो इसको हम एक एक कर देखेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे पढ़ लें अनुच्छेद 15 में भेदभाव को अंत किया, मतलब पढ़ाया गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग कि मतलब अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा, इससे तो काम नहीं चलने वाला है।
तो इसलिए हम एक एक वर्गीकरण को पढ़ेंगे, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। 15 एक में क्या है, 15 2 में क्या है, 15 3 में क्या है, 15 4 में क्या है, इस प्रकार से हम सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 15 1 और 15 2 में क्या है, राज्य एवं नागरिकों को केवल 5 आधारों, कौन कौन से आधार हैं इन्हें याद रखिएगा, ये आते हैं कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से आधार हैं। एक पहला है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान। कौन कौन से आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान। पर दुकानों, होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, 15 3 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी प्रावधान बनाने की शक्ति है। संसद को ऐसा अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी प्रावधान बना सकती है, यह अपवाद में है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 15 क्लास 4 और क्लास 5 में। 15 क्लास 4 और क्लास 5 देखते हैं। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC ST और OBC हेतु शैक्षणिक संस्थानों निजी सहित, इसमें निजी भी शामिल है, विशेष प्रावधान व प्रवेश में आरक्षण। 15 4 और 5 में बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो SC ST और OBC हैं, SC ST और OBC हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान, प्रवेश और आरक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं 15 क्लास 6 आर्थिक रूप से कमजोर EWS हेतु शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण। ये जोड़ा गया था 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इससे संबंधित निर्णय था जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 103वें संशोधन EWS को संवैधानिक ठहराया। इसको 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 103वें संविधान संशोधन यानी EWS आरक्षण को वैधानिक ठहराया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 16। इसमें अनुच्छेद 16 में बताया गया है आर्थिक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें सभी को समान माना जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्लास करके अंदर है 1 16 1 2 3 4 5 ऐसे 6 तक है, तो इसको हम एक एक कर सभी को पढ़ेंगे। आपको याद रखना भी है, ऐसा नहीं है कि क्लास इस 16 मतलब अनुच्छेद 16 को याद रख लिए कि आर्थिक नियोजन में अवसर की समानता है, तो इससे काम नहीं चलने वाला कि आयोग अब हमेशा अनुच्छेद के अंदर जो सब क्लास हैं उनका मतलब उनसे क्वेश्चन बना रहा है। अगर आप उसको नहीं याद रखेंगे तो आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है 16 1 और 2 में क्या है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास। इसमें 7 आधार हैं, कौन कौन से, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। 16 3 और 4 में क्या है, संसद कानून बनाकर निवास की शर्त तय कर सकती है, पर्याप्त प्रतिनिधियों न होने पर पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण। अब देखते हैं अगला आर्टिकल 16 4 A और 16 4 B में क्या है, SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। क्या है, SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण 16 क्लास 4 A और 16 क्लास 4 B में। एवं बैकलॉग सीटों के लिए फॉरवर्ड नियम 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में यह पारित किया गया था। ठीक है, ये क्या 16 4 में है कि SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण, और 16 4 B में है कि बैकलॉग सीटों हेतु कैरी फॉरवर्ड नियम। जैसे कैरी फॉरवर्ड नियम यही है कि जैसे हमने OBC के लिए या SC ST के लिए कुछ सीटें इस साल रखी है UPSC में, ठीक है, और वो पूरी नहीं हो पाई हैं, तो वो सीटें अगली साल उनको फिर प्रोवाइड की जाती हैं कि ताकि उनकी जो संख्या है उस अनुपात में भरा जा सके कि जिससे संतुलन बना रहे। तो ठीक है, अगर वो नहीं अगली साल भी भरी जाती हैं तो उसको उस जैसे दूसरे साल भी नहीं भरी जाती हैं तो उस सीट को फिर अगली साल तीसरी साल सामान्य जनरल सीट में शामिल कर लिया जाता है। इससे संबंधित एक केस है इंदिरा साहनी केस 1992। क्या है, इंदिरा साहनी केस 1992 में केस मंडल से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। ठीक है,
इंदिरा साहनी केस 1992 में आया, और केस मंडल केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा, अधिकतम सीमा 50% तय की थी, और क्रेमिलियर जिसका उल्लंघन किया गया 10% ईडब्ल्यूएस को अभी आरक्षण दिया गया। इससे 10% आरक्षण में वृद्धि हुई। ठीक है, अगला देखते हैं अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण पूर्ण प्रतिबंध है, यानी छुआछूत जो लोग करते हैं उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उसके उल्लंघन पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दंड का प्रावधान है। यह अधिकार राज्य और निजी दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सरकारी है तो इसका उल्लंघन करेगा, दोनों राज्य हो या निजी हो, दोनों के लिए कानून समान है। उपाधियों का अंत मतलब कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। सेना और विद्या इसका अपवाद है, क्योंकि सेना और विद्या से संबंधित उपाधियां दी जाती है, जैसे सेना में जनरल करके है, ठीक है, और विद्या में है डॉक्टर लगाया जाता है, तो ये 2 उपाधियां दी जाती हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगला है कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन ये भी है कि जैसे राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक केस था बालाजी राघवन केस 1996 में आया था। बालाजी राघवन केस 1996 में उपाधि से संबंधित आया था। इसमें क्या बताया गया, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार है, ना कि उपाधियां हैं। क्या है, यह उपाधियां नहीं बल्कि पुरस्कार हैं। उपाधियां क्या होती हैं, जैसे हम किसी नाम के आगे लगाते हैं टाइटल, वह उपाधियां होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 19 क्या है। आर्टिकल 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, मूलतः 7 थी। ठीक है, लेकिन इस समय 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। देखते हैं अलग अलग इन 6 को देखेंगे। 19 क्लाज ए और उसके सब क्लाज ए में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बोलने, प्रेस एवं सूचना का अधिकार, चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें क्या हमें बोलने का है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, आरटीआई का अधिकार है, यानी चुप रहने का अधिकार है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 19 क्लाज ए और सब क्लाज बी में क्या है, शांतिपूर्ण सभा, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रताएं की गई 19 क्लाज ए सब क्लाज बी में। 19 क्लाज ए सब क्लाज सी में है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद देखते हैं 19 क्लाज ए सब क्लाज डी में संचरण यानी घूमने का अधिकार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। क्या है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि घूमने का अधिकार है तो हम किसी की मतलब ऐसे जगह प्राइवेट जगह में घुस जाएं। हाँ, लेकिन जैसे पूरी जहाँ पर अलाउ है वहाँ पर हम जा सकते हैं। ठीक है, घूमने का अधिकार है मतलब सही स्थानों पर सही जगहों पर जाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर सरकार ने मना किया है वहाँ भी जाने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं 19 क्लाज ए सब क्लाज ई में है निवास का अधिकार। भारत में कहीं भी हम निवास कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 19(1) सब क्लास जी में व्यापार एवं आजीविका का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अवृत्त व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई। ये 6 प्रकार की हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन इस मौलिक स्वतंत्रताओं पर सीमाएं लगाई गई। ऐसा नहीं है कि जो सब मौलिक स्वतंत्रताएं निरपेक्ष हैं, कुछ भी मतलब पूरी निरपेक्ष नहीं है। जैसे इस पे ऐसी मतलब सीमाएं लगाई हैं जिससे राज्य का हित प्रभावित ना हो, हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे का हित प्रभावित ना हो।
स्वतंत्रता का मतलब वहीं पर हमारी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं, जैसे हम जहां पर किसी की और की स्वतंत्रताएं हम शुरू होने लगती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 को देखते हैं। अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण दिया गया है। जैसे कोई अपराध के लिए है तो उसमें 2 सिद्धि में संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 20 में। इसमें 20 1 2 3 करके है क्लाज में, तो देखते हैं सबको। 20 क्लाज 1 में है, किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो उस अपराध करते समय उसे लागू था। केवल आपराधिक मामले में ऐसा चीजें हैं, जैसे किसी व्यक्ति को वही उसी को सजाएं दी जाएगी जो कानून में अपराध घोषित हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दोहरे दंड में संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे किसी को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा दी, अगले साल उसको 2 साल दे दी उसी अपराध के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको एक अपराध के लिए 1 बार दंड दिया जा सकता है। हाँ, विभागीय और प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन जैसे न्यायिक जो दंड है वो एक अपराध के लिए 1 ही बार दिया जाता है। 20 क्लास 3 में देखते हैं, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी हमें अब गवाही देने के विरुद्ध गवाही देने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है, गवाही देने के लिए हमें प्रताड़ित कभी कभी किया जाता है, टॉर्चर भी किया जाता है, वो ऐसा करने के लिए नहीं करना है। लेकिन आपराधिक परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये अपवाद है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद हमारा 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें हम देखेंगे निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार, ये 2007 में केस आया था। निजता का अधिकार, के.एस. स्वामी पुट्टा स्वामी केस, के.एस. पुट्टा स्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। विवाह एवं जीवन साथी का अधिकार, ठीक है, ये व्याख्या में तो गलत है व्याख्या, लेकिन विवाह एवं जीवन साथी का अधिकार इस शक्ति वाहिनी केस 2018 में आया था। विवाह एवं जीवन साथी का अधिकार यह शक्ति वाहिनी केस 2018 में आया था। हमें चुनने का अधिकार है, हमें किससे शादी करना है कि नहीं करना है, ये संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एस.सी. मेहता केस में बताया गया स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु में जीने का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है। ठीक है, ये 2-3 हमारे केस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 21 के तहत इन्हें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एक आया था मेनका गांधी केस 1978 में, उसमें भी बताया गया था हमें पासपोर्ट लेने का अधिकार, वीजा लेने का अधिकार, विदेश जाने की यात्रा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब अधिकार मेनका गांधी केस में भी दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। आगे हमारा अधिकार है शिक्षा का अधिकार एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। आर्टिकल 21(1) में देखते हैं, 21(1) को देखते हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसमें क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसे प्रभावी बनाने हेतु आरटीआई एक्ट 2009 पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित किया गया और 2010 में लागू किया, 1 अप्रैल 2010 को। भारत आरटीआई एक्ट बनाने वाला 135वां देश है। ठीक है, यह मूल संविधान में नहीं था, 21A मूल संविधान में नहीं था। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, राज्य
6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 22 है निरोध से संरक्षण। सामान्य निरोध 24 घंटे के अंदर, जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, गिरफ्तारी में संरक्षण है आर्टिकल 22 में, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताना या मनपसंद वकील से परामर्श करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 22 में है यह है कि जैसे गिरफ्तारी में संरक्षण होगा, तो इसमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। कोई अपराधी अगर उसे कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता है। कारण क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे गिरफ्तारी कहीं दूर गिरफ्तारी किसी की हुई और उससे थाना दूर है और कोर्ट भी दूर है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर तक घर होते हैं, दूर दूर तक सीमाएं होती हैं, दूर दूर तक अपराध करते मिलते हैं, तो उन्हें ले जाने में टाइम लग जाता है। तो उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि जो थाने में मतलब रोका जाता है वो 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्या है, उन्हें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, क्यों गिरफ्तार पुलिस कर रही है। ठीक है, और मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार भी है उनको। और क्या है, निवारक निरोध में क्या होता है, बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक निरोध में क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति को शंका हो गई सरकार को कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है, ठीक है, तो उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसे अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है, और उसे 3 माह से अधिक रखने के लिए एक फिर समिति का गठन करना पड़ता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो वो निर्णय देते हैं 3 माह से अधिक बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। आगे देखते हैं आर्टिकल अगला, शोषण के विरुद्ध एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अनुच्छेद 23 को देखते हैं, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगार बलाश्रम पर पूर्ण रोक। आर्टिकल 23 में बताया गया है मनुष्य का जो व्यापार होता है, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, देवदासी, जो ये सब होता था, और बेगार और बलाश्रम पर रोक। बेगार का मतलब हम जैसे किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो ये बेगार हो गया। जैसे हम पैसा उसे ना दें, काम करवा ले, तो ये सब बेकार में आएगा। और बलाश्रम का मतलब ये होता है जैसे कोई काम करना नहीं चाह रहा, जैसे मैं ये पढ़ाना अगर ना चाहूँ तो कोई मुझसे ज़बरदस्ती पढ़वाए, तो ये एक तरह से बलाश्रम हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि अगर ज़बरदस्ती कोई काम किसी से करवा आप रहे हैं तो बलाश्रम करवा रहे हैं। और बेगार यानी आप उसको पैसा जो होता है उसके कार्य का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसे बेगार ही बोला जाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 24 है, 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को कारखाना, खान व खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24 है हमारा कि 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को कारखाना, खान व खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। फिर अगला आर्टिकल देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 25 से 28 तक इसका उल्लेख है। आर्टिकल 25 में धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में क्या, धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रचार करने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएं। ठीक है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती परिवर्तित करवाने की स्वतंत्रता नहीं है। यह एक अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 26 को देखते हैं, धार्मिक मामलों में के प्रबंध का अधिकार। मतलब कोई धार्मिक मामला है तो उसमें जो धार्मिक लोग हैं, समुदाय हैं, वो अपने धार्मिक मामलों के संबंधित प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 27 देखते हैं, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। मतलब कि ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो किसी एक समुदाय के लिए मतलब उसका उपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा हिंदुओं से उपयोग कर मुस्लिम के मतलब कार्यों में लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों से उपभोग मतलब कर को कलेक्ट करके हिंदुओं को कार्य में लगाया जाए। ऐसा नहीं है। अगर है ऐसा कुछ तो सामान्य रूप से दोनों को
सुविधाएं दी जाएंगी, जो करों से, जो पैसा से जो सुविधाएं दी जाएंगी, तो दोनों के लिए काम किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 28 है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक दी गई है। 28वें आर्टिकल में क्या है, धार्मिक शिक्षा पर रोक दी गई है। ठीक है। जैसे क्या सरकारी कोई संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई मान्यता प्राप्त संस्था है, सरकार द्वारा उसे वित्त पोषण हुआ है, लेकिन पूर्णतः सरकारी नहीं है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसमें दबाव बनाकर ये नहीं लागू किया जाएगा कि धार्मिक शिक्षा ही दी जाएगी, उसमें अनिवार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई निजी संस्था है, जैसे मदरसा हो गई, ठीक है, तो उसमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, क्योंकि निजी संस्थाओं पर रोक नहीं है, यह सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं 5 रीट क्या है। ठीक है। तो आर्टिकल 28 नहीं बल्कि आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार है। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार। वहीं आर्टिकल 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। आर्टिकल 30 में क्या, शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशासन के अधिकार। आर्टिकल 29 में है भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। यह हमारे अल्पसंख्यकों के संबंधित प्रावधान है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 32, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार आता है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रेट जारी करके पूरे मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। ठीक है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 5 रेट सुप्रीम कोर्ट जारी करके पूरे मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। पहली रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम बहुत पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं पहले ऐसे बता दूं कौन कौन सी रेट हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार परीक्षा, और पांचवा हमारा है उत्प्रेषण। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या रीट है, इसको समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अवैध गिरफ्तारी है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसे मुक्त कर देगा, जिसमें क्या है, निजी और सरकारी दोनों संस्थाएं शामिल होती हैं। इसमें क्या है, निजी और सरकारी संस्थाएं दोनों शामिल होती हैं। किसी को अवैध गिरफ्तारी हुई है, अवैध कार्य हुआ है, मतलब किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करके उसे खारिज कर सकती है, उसे अगर कोई हिरासत में है उसे मुक्त कर सकती है। ठीक है। परमादेश मतलब वी कमांडेड, हम आदेश देते, कर्तव्य का पालन का आदेश। जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, ठीक है, सूचना का अधिकार है, तो हमने सूचना मांगी, RTI लगाई, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं सूचना नहीं दिए, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर उस कानून को लागू करवाने का प्रयास नहीं करेगा बल्कि लागू करवाएगा। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, यह हमेशा सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है, ना कि किसी निजी संस्था पर या निजी व्यक्ति पर। ठीक है। इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति शामिल नहीं होते परमादेश में। यह अपवाद में है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई आदेश जारी कर नहीं करवाया जा सकता, वे स्वतंत्र होते हैं। अपवाद में कौन है? राज्यपाल और राष्ट्रपति। ठीक है। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध है क्या, किसी न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था से संबंधित है कि कोई कानून का मतलब प्रतिषेध है कि कोई न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था है, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है, तो यह रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट उसे उस उल्लंघन का दंड दे सकता है और उस कानून को खारिज कर सकता है। उत्प्रेषण भी वही है, उसी संबंधित है। जैसे पहले मैं प्रतिषेध को समझा देता हूं क्या है। जैसे मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है।
तो मेरा सोर्स अगर कहीं और पे है तो मैं वहां पर ट्रांसफर करवाया, तो सुप्रीम कोर्ट को पता लगता है कि ये क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उस रिट को खारिज कर देगा। ठीक है, उस कानून को, मतलब जो मैंने अपील किया हूँ। ठीक है, और प्रेषण में क्या है, अगर कोई निर्णय आ गया है उसके तहत, जो मैंने कोई यहाँ से अपील करवा कर दूसरे जगह ट्रांसफर करवाया केस, वहां से कोई निर्णय आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, पूरे निर्णय को समाप्त कर देता है उस उत्प्रेषण के द्वारा। एक बार मैं फिर से समझा दूं, हो सकता हो समझ ना आया हो। उत्प्रेषण क्या है, कोई न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, कोई न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था है, वह अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है। जैसे हमारा क्षेत्राधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, तो कोई केस चल रहा है तो मैं उसको ट्रांसफर कहीं और करवा रहा हूँ, तो एक तरीके से क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है अपने किसी फेवर के चक्कर में। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जानती है तो उस अपील को रद्द करती है। ठीक है, पहला तो ये उत्प्रेषण में हो, प्रतिषेध में आ जाएगा। लेकिन उत्प्रेषण में जैसे मैंने कोई अपील दूसरे जगह ट्रांसफर करवाई और वहां से कोई निर्णय आ गया, तो उस कानून को रद्द कर देती है उत्प्रेषण के द्वारा। अधिकार परीक्षा है, क्यू वारंटो, आप किस प्राधिकार से पद ग्रहण किया। जैसे किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी पर है, चयन हुआ है, तो सरकार उससे पूछ सकती है आपके किस प्रकार से आपके इस पद पर चयन हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है। अनुच्छेद 358 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। आर्टिकल 19 का निलंबन होता है जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। क्या है, आर्टिकल 358 के तहत 19 का निलंबन होता है। आर्टिकल 19 का निलंबन होता है कब होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू हो, तब अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 19 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू हो, तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता है। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या है। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 का निलंबन है, मतलब आर्टिकल जो मौलिक हमारी स्वतंत्रताएं हैं उन पर रोक लगाने का अधिकार है सरकार को आर्टिकल 358 के तहत। क्या है उसमें, अनुच्छेद 352 जो है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू हो, तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं समाप्त निलंबित की जा सकती हैं। लेकिन वही सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 359। इसमें अन्य अधिकारों का निलंबन होता है। राष्ट्रपति आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों के न्यायालय द्वारा प्रवर्तन में निलंबन कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लागू किया गया। आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के तहत यह लागू किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे देख लेते हैं। लोकतंत्र का आधार स्तंभ। ठीक है, मौलिक अधिकार मुख्य निष्कर्ष को हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकार जो हमारा है लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकार राज्य की स्वैच्छिकता पर अंकुश लगाकर कानून का शासन स्थापित करता है, रूल ऑफ लॉ स्थापित करता है। मौलिक जो हमारा अधिकार है रूल ऑफ लॉ स्थापित करता है, व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा करता है, नागरिकों के बौद्धिक एवं भौतिक एवं नैतिक आध्यात्मिक विकास हेतु अनिवार्य वातावरण निर्मित करते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अनिवार्य वातावरण का निर्माण करते हैं।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इस प्रकार होना चाहिए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 21 और 32 से संबंधित उपखंड और सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय सिविल सेवा परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें यही बताया गया है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 21 और 32 के जो उपखंड हैं, जैसे 15 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, 16 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 19 के अंदर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे हैं, इसके सभी जो उपखंड हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं वो परीक्षा के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको भी याद आप रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी क्लास में आज मौलिक अधिकार को हमने अच्छे से पढ़ा। तो क्लास आपको देखने के बाद आप जरूर बताइएगा क्लास हमारी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये बताना ना भूलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर क्लास में पहली बार आप आए हों, इस चैनल पर पहली बार आए हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल पाए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।